अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। तो आज हम पढ़ेंगे, इसका लेक्चर है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो कि बोर्ड का एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्लोन की डेफिनेशन। अ क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल and it's asexually produced offspring। क्लोन का मतलब क्या है? ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टाइप है, क्लोनिंग, जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, और उस जो टेक्निक आगे जिसके ज़रिए हम ये सेल और उसके एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग करते हैं, उस टेक्निक को फिर आगे हम उसी की टेक्निक को क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल। क्लोन जो सा हो सकता है वो एक सेल भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। कोई भी सेल या इंडिविजुअल, आम आदमी या कोई भी ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। ठीक हो गया। एंड इट्स ए सेक्शुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और उसके जो से ए सेक्शुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि उनके अंदर सेक्शुअली जो से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, बल्कि उनके अंदर ए सेक्शुअली रिप्रोडक्शन होगी। अब इसके आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, कि जो से मेंबर्स ऑफ क्लोन जो से होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो से उनके कुछ ऐसे क्लोन भी होते हैं जिसके अंदर म्यूटेशन पाई जाती है। कुछ ऐसे भी उसके फर्दर ऑफस्प्रिंग होंगे जिनके अंदर म्यूटेशन यानी कि ख़राबी पाई जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्लोन नहीं है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, यानी कि जितने भी लिविंग अर्थ पे जितने भी नेचुरली ऑकरिंग एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं उनमें अंदर क्लोनिंग नहीं पाई जाती, बल्कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। ठीक हो गया। सेवरल इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टांसिस वेयर फ्यू डू सो रेगुलरली, जो से ये ज़्यादातर क्लोनिंग की टेक्निक पाई जाती है इंसेक्ट्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले जो क्लोनिंग की टेक्निक थी वो 1997 के अंदर स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था। 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड के वाले से भी आया हुआ। ठीक हो गया। इसने शीप की क्लोनिंग करवाई थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद वो ये कहता है अदर मेमेलियन स्पीशी माइस एंड काउज, यानी कि चूहों की और ये गाय वगैरह की भी इसने क्लोनिंग करवाई थी। ठीक हो गया। हैव बीन सिंस बीन क्लोन्ड। इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेट्स। The altered zygote is then implanted in a suitable worm where it completes its development. The new individual formed in this way is a genetically identical clone of the individual whose nucleus was used. Thus, cloning could make multiple copies of the desirable genotype. सबसे पहले ये जो सा मैंने पैराग्राफ पढ़ा ये सबसे पहले समझते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फर्टिलाइज एग है, ये मिसाल के तौर पर ले लें, फर्टिलाइज्ड एग है जो कि सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस हो चुका है। ठीक हो गया। मेल और फीमेल के मिलने से फर्टिलाइज एग तो बन गया है फीमेल के अंदर, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जो सा इसका जो फर्टिलाइज एग का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ? एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल पैदा हो गया हो। ठीक है, या ठीक है, जो सा इंडिविजुअल मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन गई हो, उसके न्यूक्लियस, ये देखें, ये मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ, एक ऐसे इंडिविजुअल का न्यूक्लियस ले लेता हूँ। ठीक हो गया। जो कि बज़ाहिरी तौर पर पूरा बन चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके न्यूक्लियस को मैं रिप्लेस करूँगा उस फर्टिलाइज एग के अंदर और उसका मैं न्यूक्लियस निकाल दूंगा, तो ये वाला न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि जब हम किसी भी फर्टिलाइज एग में किसी दूसरे इंडिविजुअल का न्यूक्लियस ऐड करेंगे, उसका न्यूक्लियस रिमूव करके, तो जो सा वो वाला न्यूक्लियस हम ऐड करेंगे ना, तो वो जो सा फर्टिलाइज एग में वो जो सा न्यूक्लियस ऐड होगा वो सारी करैक्टरिस्टिक्स
जो फर्टिलाइज एग के अंदर होंगी वो इस इंडिविजुअल वाली होंगी, ठीक हो गया। एक ये क्लोनिंग की टाइप है सबसे पहले। अब उसके बाद वो कहता है कि इसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज भी बन जाती हैं, ठीक हो गया, यानी कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इस तरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब वो क्या दूसरी बात क्या करता है, another type of the cloning is the division of the single egg or early embryo into one or more separate embryos. This is the same process that normally creates identical twins. Offspring from this type of cloning are genetically identical but carry chromosomes from each of the two parents. This type of cloning has already been used to produce the genetically identical cattle or some other farm animals. अब दूसरे टाइप की हम क्लोनिंग पढ़ते हैं। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल एग है, ठीक हो गया, अब मेरे पास एक सिंगल एग है, अब मैं उसको क्लोनिंग के ज़रिए उसको मैं दो में अगर डिवाइड कर दूं, ठीक हो गया, 2 एग्स में अगर डिवाइड कर दूं तो ये भी एक क्लोनिंग की ही टाइप है, ठीक हो गया। इस तरह मल्टीपल उसकी कॉपीज़ बनेंगी और इस तरह ज़्यादातर ये जो से ट्विंस वगैरह जो से प्रोड्यूस होते हैं वो इसी मेथड से, अगर ट्विंस वगैरह प्रोड्यूस करवाने हो तो क्लोनिंग के मेथड से हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी क्या है, इसकी आगे फर्दर कॉपीज़ बनेंगी और इस तरह आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक हो गया। और ये एनिमल्स प्लांट्स के अंदर यानी कि आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोनिंग टाइप है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएगा मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेस। अब कहता है कि इंसान जो सा साइंसदान वगैरह जितने भी हैं, बायोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो एक क्लोनिंग की टेक्निक को पढ़ते हैं, ठीक हो गया, इसको काम में लाते हैं और इस तरह बहुत सारे कमर्शियल यानी कि जो सी कमर्शियली जो सी हमारी चीज़ें वगैरह बनती हैं एनिमल्स वगैरह से, उनकी प्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं, क्लोनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। जैसे अब हॉर्सेस वगैरह हैं, जैसे म्यूल है, ठीक हो गया, यानी कि एक खच्चर और जो सा हॉर्स है ये भी क्लोनिंग की ही एक टाइप होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट्स टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट। साइंसदान अब इस बात पर भी कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं कि ज़्यादातर हम ह्यूमन क्लोनिंग भी कर सकें, जिस तरह वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मैंने आपको क्लोनिंग के 2 मेथड्स बताए हैं, इसी तरह साइंसदान ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन्स के अंदर भी ऐसी क्लोनिंग की जाए ताकि फर्दर आगे जनरेशन प्रोड्यूस और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक पाई जाएँ, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाए जी, इसका दूसरा लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बायोलॉजी, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ये सारा पढ़ने वाला है, हेडिंग मैं आपको बनवा देता हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं कि जो सी हमारी मुख्तलिफ यानी कि हमारी हर जगह जो सी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी बहुत से हैं। अब वो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने यानी कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बहुत एनहेंस कर दिया है। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। कहता है कि अगर एक जगह इसका फर्दर इसका एडवांटेज भी है तो इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक हो गया। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कहता है कि अगर इंडस्ट्री से हमें फ़ायदा पहुंच रहा है तो जो से उसके वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है उससे बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो से एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड्स की फॉर्म में जो एफ्लुएंट्स है, गंदगी वगैरह है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
लिक्विड और गैस फ्रॉम आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। कहता है कि वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक हो गया, यानी कि जो एफ्लुएंट है यानी कि जो गंदगी वगैरह। ठीक हो गया, दीज एफ्लुएंट्स फ्रीक्वेंटली कंटेन द सीजेबल अमाउंट ऑफ द सर्टेन वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स। कहता है कि जो से इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो मटीरियल्स वगैरह खारिज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स यानी कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे मवाद वगैरह जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं, उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। ठीक हो गया, हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो ये हमारी बस वगैरह, कार्स वगैरह जो से इनसे हैवी मेटल्स यानी कि जो पोल्यूशन वगैरह निकलता है उसके अंदर ज़्यादातर हैवी मेटल्स वगैरह का पोल्यूशन होता है। ठीक हो गया, जैसे लेड हो गया, ठीक हो गया, मेटल है। क्रोमियम फ्रॉम टेनरीज यानी कि चमड़े वगैरह के कारखानों वगैरह से जो निकलने वाली क्रोमियम मेटल है वो आर द प्लेइंग हैवक टू द ह्यूमन हेल्थ, कहते हैं कि जो सी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़, कहते हैं कि इन्वायरमेंटल जो से पोल्यूशन वगैरह है इसने बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लानट अर्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये सबसे पहले आप लोग ने इसका जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले हेडिंग बनेगी वो बनेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, मटीरियल क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता होना चाहिए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। इसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली लेड और टेनरीज यानी कि चमड़े वगैरह के कारखानों से निकलने वाली क्रोमियम वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सबसे पहले हेडिंग में आपकी बन गई इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएँ, कहते हैं कि दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड्स टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ द कंट्रोल, इन विच केस ऑफ बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफर इरिपेरेबल लॉस एंड दिस इन्वायरमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अब वो उसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं, कहते हैं कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह से ये जो निकलने वाले मादे हैं इनको हम प्योरीफाई करके अगर हम बाहर निकालें तो ये ना तो एक्वेटिक लाइफ के लिए मुज़र सेहत होगा और ना ही इंसानों के लिए होगा। ठीक हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके मुतालिक सोचना चाहिए और जो सी फैक्ट्रीज़ वगैरह से फुजला वगैरह जो निकलते हैं उनके मुतालिक हमें उनको फ़िल्टर यानी कि प्योरीफाई करना चाहिए पहले, ताकि जो से एक्वेटिक एनिमल जिन नालों, नदी नालों वगैरह में वो इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं और उन एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना पहुँच सके। ठीक हो गया, फिर उसके बाद कहता है बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। फिर उसके बाद आएगा, अब वो कहता है बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट वेदर इट हैज़ deteriorated. Biologists have already asked for the treatment of the industrial effluents to be made obligatory. Several ways of bioremediation, removal or degradation of the environmental pollutants or toxic materials by the living organism are also under investigation. For example, algae have been found to reduce pollution of heavy metals by using the bioabsorption. अब ये वाला पैराग्राफ समझिए आप, कहता है कि अब दूसरा मेथड जो सा है प्रोटेक्शन का जो दूसरा मेथड है वो है बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन कौन सा प्रोसेस है? बायो रेमिडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच वी यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल the toxicity of environment. यानी कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो से टॉक्सिक्स वगैरह होते हैं, तो कहता है कि हम ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। कैसे? जो सा ज़्यादातर हमारा नुकसानदेह बात ये होती है कि अगर हम बायो रेमिडिएशन जिसके अंदर इसके अलावा एक और प्रोसेस हम कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के अंदर अगर हम उसके पोल्यूटेंट्स को निकालना नहीं चाहते
तो अगर हम चाहें तो दूसरे मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ये जो सा बायो रेमिडिएशन है ये सबसे बेटर मतलब के फिनोमेना है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो सी है वो है एलजी। अब एलजी के अंदर ये खसूसियत है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी टॉक्सिक हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर सलाहियत होती है, जिसकी वजह से ये बायो रेमिडिएशन का जो सा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब कहते हैं कि हमारे जो से इन टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ना स्पीशीज जो से हो गई वो एंडेंजर्ड हो गई हैं। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो कि मुस्तकबिल में ज़्यादातर ख़त्म होने के करीब करीब हों, विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, जो कि ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा करीब हों, ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा करीब हों। ठीक हो गया। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी। अब उन्होंने किताब में क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सोन बी एक्सटेंड। कहता है कि बायोलॉजिस्ट वगैरह जो से हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशी यानी कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। दे हैव देयर फॉर स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, और वो बहुत ज़्यादा द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, यानी कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये कौमी पाकिस्तान के कौमी मसला है। ठीक हो गया। आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ द सिटी सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो से हमारे नदी नाले वगैरह जो से हैं, रिवर्स वगैरह दरिया वगैरह हैं, वो ज़्यादातर किसकी वजह से पोल्यूटेड हैं? यानी कि जो शहर वगैरह का जो कचरा वगैरह, गार्बेज वगैरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी कि जो सा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो मवाद वगैरह, गंदा मवाद है, उसकी वजह से हमारे रिवर्स और कैनाल भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। ठीक हो गया। द लाइफ इज़ फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज़ टुवर्ड्स डिक्लाइन, यानी कि जो सी पाकिस्तान के अंदर जो सी फ्रेश वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई है। फ़िश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। कहता है कि अगर ये नदी दरियाओं वगैरह में ये अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह अगर हम डालते हैं, ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से जो सी एक्वेटिक लाइफ है जिसके अंदर फ़िश वगैरह हैं, ठीक हो गया, वो ज़्यादातर नियर टू बी एक्सटेंट हैं, यानी कि वो ज़्यादातर ख़त्म होने के करीब हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएगा वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब वो कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी इसके लिए। फिर उसके बाद इन सिटीज़ पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्राम ऑटोमोबाइल्स इज़ एनर्मसली एडिंग लेड इनटू एटमॉस्फेयर। कहता है कि जो से गाड़ियों वगैरह से निकलने वाला जो धुआं है इसकी वजह से ज़्यादातर ये इन्वायरमेंट में लेड मेटल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और लेड मेटल बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। ठीक हो गया। देयर इज़ देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। कहता है कि अगर हमें चाहिए कि हम अगर अपने इन्वायरमेंट वगैरह से पोल्यूशन आलूदगी वगैरह को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पेट्रोल जो है वो लेड फ्री होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा पेट्रोल लेड फ्री होगा तो जिसकी वजह से जो धुआं वगैरह निकलेगा वो भी लेड फ्री ही होगा। ठीक हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में भी आया है लेड वाला। ठीक हो गया। यानी कि हमें ऑटोमोबाइल्स में लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।